बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा प्रथम अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस अध्याय के आज हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया था? तो देखिए बच्चों, यूरोप के वो भूभाग जहां पर अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया हंगरी का जो भाग था, वहां के जो उदारवादी मध्यम वर्गीय स्त्री पुरुष थे, उन सब ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया था। यूरोप के वे भाग जहां स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राज्यों के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया था और उन्होंने राष्ट्र राज्य की स्थापना की भी मांग की थी। और इसके साथ साथ ही वो ये भी चाहते थे कि संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए। संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी की भी उनकी मांग थी। यानी वो ये चाहते थे कि जो राजतंत्र है उसको बदल करके गणतंत्र की स्थापना की जाए। अतः राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना की मांग की गई थी। 1848 में फ्रांस में क्या हुआ? देखिए, खाने पीने की चीज़ों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी और व्यापक रूप से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा वहाँ फैल गई थी। पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्हें चारों तरफ अवरोध लगा दिए थे। लुई फिलिप को भाग करके जाना पड़ा था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगा दिए गए और लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया था। उसने गणतंत्र की घोषणा कर दी कि अब फ्रांस गणतंत्र के रूप में जाना जाएगा और उसने 21 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष वयस्कों को मताधिकार के लिए और रोजगार की गारंटी दी और इस रोजगार की गारंटी के तहत फ्रांस में राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार की और काम के अधिकार की गारंटी दी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। 1848 में जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में भी उदारवादी मध्यम वर्गीय स्त्री पुरुषों ने सबने संविधान को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ करके राष्ट्र राज्य बनाने की मांग की थी। यह क्रांति भी उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों के द्वारा की गई थी और संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया था। उन्होंने भी राष्ट्र राज्य की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने 1848 के अंदर फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर जो जर्मन महासंघ के सारे राज्य थे, वहाँ के राष्ट्रीय संगठनों के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने वहाँ जर्मन नेशनल असेंबली के लिए 831 प्रतिनिधियों का चुनाव किया। 1848 में सभी जर्मन राज्यों के राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मन नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों का चुनाव किया और 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर की सेंट पॉल चर्च के अंदर संसद का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित की गई और इस संसद के अंदर सबसे पहला काम उन्होंने संविधान का प्रारूप बनाने का काम किया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और प्रशा के जो राजा थे, उन राजाओं को राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में ताज पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। प्रशा के राजा को राष्ट्र के अध्यक्ष का ताज पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया।
और फिर राजशाही और सेना ने मिलकर उस संसद को भंग कर दिया। राजशाही और सेना ने मिलकर असेंबली को भंग कर दिया। इस प्रकार से 1848 के अंदर फ्रांस और जर्मनी दोनों जगहों पर उदारवादियों के द्वारा गणतंत्र को स्थापना करने की कोशिश की गई थी। इस प्रकार से 1848 में उदारवादी मध्यम वर्गों के द्वारा फ्रांस और जर्मनी में क्रांति हुई थी। अब देखो बच्चों, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। उदारवाद है क्या? उदारवाद लिबरलिज्म है और ये लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है आजाद। लिबर का मतलब आजाद। और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? उनके लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून की नज़र में सब बराबर हों। व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये उदारवाद का अर्थ था नए मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। अब उदारवाद को हम 3 संदर्भों में देखेंगे: राजनीतिक उदारवाद, सामाजिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद। सबसे पहले राजनीतिक उदारवाद की बात करते हैं। राजनीतिक उदारवाद की मुख्य बात यह है कि ये ऐसा उदारवाद है जिसके अंदर सरकार सब मिलकर के, सामूहिक रूप से सब मिलकर के सरकार बनाते हैं, यानी हर व्यक्ति का उसके अंदर योगदान होता है। ऐसी सरकार की स्थापना पर बल देते हैं जो सबकी सहमति से बनी हो। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में फ्रांस में उदारवाद आया था, तो उसमें लोगों की क्या राय थी? लोग ये चाहते थे कि ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं और जो निरंकुश शासक हैं और पादरी वर्ग के लोग हैं, इनको जो विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जन्म के आधार पर उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वो उनके समाप्त होने चाहिए। और इसके अलावा संविधान और संसदीय सरकार की स्थापना भी होनी चाहिए। निरंकुश शासक और पादरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर जोर था और संविधान और संसदीय सरकार का निर्माण हो, ये उनकी मांग थी। वे कानून के सामने बराबरी पर तो जोर देते थे, लेकिन मताधिकार में बराबरी पर जोर नहीं देते थे। यानी मताधिकार केवल वयस्क पुरुषों को ही था, महिलाओं को नहीं था। यहां जाकर के विभिन्नता थी। अब सामाजिक उदारवाद की बात करें तो सामाजिक उदारवाद में क्या था? सामाजिक उदारवाद में जो उस समय समाज के अंदर विभिन्न कुरीतियां चल रही थी, उनको समाप्त करने की बात थी। जैसे भूदासत्व और बंधुआ मजदूर वाली जो प्रथा चल रही थी, उसको समाप्त करने पर जोर दिया गया था। और इसके अलावा महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए भी जोर दिया गया था। भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने पर बल दिया गया और उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की भी मांग की थी। अब तीसरा, आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद क्या है? बाजारों की मुक्ति, बाजारों को मुक्त होना चाहिए, किसी के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए वो। और वस्तु और पूंजी के आवागमन पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये आर्थिक उदारवाद है। बाजारों की मुक्ति तथा चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने पर जोर था। और ये जो आर्थिक उदारवाद था, इसको मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर लगाया। उन्होंने ही इस उदारवाद को पसंद किया। उभरते हुए मध्यम वर्ग की यह जोरदार मांग थी। और 19वीं सदी आते आते जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने निजी संपत्ति के स्वामित्व की भी की चर्चा की कि निजी संपत्ति के ऊपर भी स्वामित्व होना चाहिए, व्यक्ति का खुद का उस पर मालिकाना हक होना चाहिए। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के हमने उदारवाद देखे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। यानी संस्कृति के द्वारा राष्ट्रवाद को कैसे उभारा जाता है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूमानीवाद के द्वारा। और बच्चों देखिए, राष्ट्रवाद केवल युद्धों से और क्षेत्रीय विस्तारों से ही विकसित किया जा सके, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसमें संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है।
राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि इसमें संस्कृति की भी अहम भूमिका होती है। काव्यों से, कहानियों से, गीतों से, संगीतों से, इन सब से राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ा भी जा सकता है और व्यक्त भी किया जा सकता है। काव्यों से, कहानियों से, किस्सों से, कला और गीत संगीत के द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ा और व्यक्त किया जा सकता है। रूमानीवाद भी एक इसी प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसके द्वारा एक विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करता है, एक विशेष प्रकार की व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावनाएं लाता है, यानी संस्कृति के द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया जाता है। राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के उदाहरण अगर हम देखें तो हमको 3 उदाहरण बताने हैं। उसमें प्रथम उदाहरण लोक संस्कृति द्वारा राष्ट्रवाद, यानी संस्कृति के द्वारा राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया जाता है। तो जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रीड ने कहा भी है कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों के अंदर निहित थी। जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रीड ने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी, और उन्होंने बताया कि राष्ट्र की जो आत्मा है वो उसके लोक गीतों में, उसके लोक नृत्यों में और उसके जन काव्यों के अंदर निहित होती है। इसलिए हमको इनको एकत्रित करना चाहिए, इनको अंकित करना चाहिए, और उसके बाद में हमको इनको एकत्रित करने के बाद में, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। राष्ट्र की सच्ची आत्मा उसके लोक गीतों, लोक नृत्यों और जन काव्यों से प्रकट होती है। इसलिए इनको एकत्रित करना और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी ये जो लोक गीत और लोक नृत्य हैं, जन काव्य हैं, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। यही राष्ट्र की आत्मा भी होते हैं। दूसरा, संगीत और नृत्य द्वारा भी राष्ट्रवाद का विकास किया गया। इसके भी उदाहरण अगर हम देखें तो पोलैंड में इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। पोलैंड का जो क्षेत्र था, यानी जो उसकी जमीन थी, वो स्वतंत्र नहीं थी, यानी उसका भूभाग जो था वो स्वतंत्र नहीं था। फिर भी संगीत के द्वारा वहां राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखा गया। पोलैंड एक स्वतंत्र भूभाग क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत के द्वारा भी वहां राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। और कैराल कुरस्पिक जो था, वहां का एक बहुत बड़ा संगीतकार था। उसने अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम के द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया, और उसके साथ साथ ही उसने वहां के 2 जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे, पोलनेस और माजुरका, उन दोनों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में तब्दील करवाया। कैरोल कुरस्पी ने अपने ओपेरा और संगीत के द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया और पोलनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में बदल दिया। यानी पोलनेस और माजुरका वहां के 2 मुख्य लोक नृत्य थे, उन्होंने उसको इतना प्रसिद्ध किया कि वो राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में बदल गए। भाषा के द्वारा भी राष्ट्रवाद का विकास किया गया। इसका उदाहरण भी पोलैंड ही है, सबसे अच्छा उदाहरण। रूस ने पोलैंड के अंदर रूसी भाषा को लाद दिया था, यानी वहां के विद्यालयों में, स्कूलों के अंदर उन्होंने पोलिश भाषा को हटा करके और रूसी भाषा को वहां पे लाद दिया। रूस से पोलैंड पर कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर रूसी भाषा को हर जगह लाद दिया था, लेकिन पोलैंड के लोगों ने इसी पोलिश भाषा को ही हथियार के रूप में काम में लिया, और वहां के जो गिरजाघरों के अंदर पादरी, बिशप थे, वो वहां के किसी भी कार्यक्रम में, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता या धार्मिक शिक्षा का कार्यक्रम होता, उसके अंदर वो रूसी भाषा को प्रयोग ना करके पोलिश भाषा का ही उपयोग करते थे। और फिर रूसी अधिकारियों ने उनको दंडित करना प्रारंभ किया, उनको जेलों में भी डाल दिया, उनको साइबेरिया भी भेज दिया, लेकिन उन्होंने पोलिश भाषा को छोड़ा नहीं और रूसी भाषा को अपनाया नहीं। यानी जो पोलिश भाषा थी, उसने रूसी प्रभुत्व के खिलाफ एक हथियार के रूप में काम किया और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका विरोध करने के लिए भाषा को ही अधिकार बनाकर चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का ही इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देकर साइबेरिया भेज दिया।
क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पादरियों को खूब सजाएं दी गई, लेकिन वो माने ही नहीं। उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार नहीं किया और अपनी स्वयं की जो पॉलिश भाषा थी उसी को अपनाया। पॉलिश भाषा ने रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में काम करते हुए राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है तीसरा, कि इन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार से विकसित हुए थे। यूरोप के अंदर 19वीं सदी के अंदर बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन यहां पर हम दो प्रमुख राज्यों को, जर्मनी और इटली के बारे में देखेंगे। 19वीं सदी में यूरोप के अनेक देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिनमें जर्मनी और इटली में प्रमुख रूप से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। जर्मनी के राष्ट्र राज्य का निर्माण या एकीकरण कहें तो वो दो चरणों में संपन्न हुआ। पहला 1848 के अंदर फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर वहां के जो राजनीतिक संगठन थे उनके लोग वहां एकत्रित हुए और उन्होंने प्रतिनिधियों का चुनाव किया और 831 प्रतिनिधि उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए चुन लिए। 1848 में सभी जर्मन राज्यों के राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मन नेशनल असेंबली के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया। मगर राष्ट्र राज्य बनाने की जो उनकी पहल थी वो इस प्रकार से खत्म हो गई कि जो राजशाही और जो सेना थी उन्होंने उस संसद को भंग कर दिया, उसको दबा दिया, उसको कुचल दिया। मगर राष्ट्र राज्य बनाने की उनकी यह पहल राजशाही और सेना की ताकत ने मिलकर के दबा दी, यानी जो प्रथम चरण था वो वहीं की वहीं खत्म हो गया। अब ये जो एकीकरण का जो मामला था वो अब प्रशा राज्य के ऊपर आ गया और प्रशा राज्य का उस समय जो प्रमुख मंत्री था वो ऑटोवन बिस्मार्क था। इसके बाद अब प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोवन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे। बिस्मार्क ने जब इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया तो उसके लिए उसने वहां की सेना को और नौकरशाही को भी काम में लिया। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उस समय जर्मनी के दो प्रमुख दुश्मन थे, एक ऑस्ट्रिया और एक फ्रांस। ऑस्ट्रिया इसलिए था कि वो कभी भी जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था और फ्रांस हमेशा जर्मनी के लिए खतरा बना रहता था। बिस्मार्क के सामने ऑस्ट्रिया और फ्रांस दो प्रमुख समस्याएं थीं। ऑस्ट्रिया सदैव से ही जर्मनी एकीकरण का विरोधी था और जर्मनी के लिए फ्रांस भी सदैव एक खतरा बना रहता था। बिस्मार्क ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया से कूटनीतिक संधि की और उस संधि के द्वारा उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में डेनमार्क को पराजित किया, यानी डेनमार्क से युद्ध करके उसको हराया। बिस्मार्क ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को कूटनीतिक चाल से मित्र बनाकर दोनों ने साथ मिलकर डेनमार्क को 1864 में हराया। अब जब युद्ध में जो उपनिवेश प्राप्त हुए उन उपनिवेशों की आड़ के अंदर उसने ऑस्ट्रिया से भी युद्ध कर लिया और 1866 में उसने ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर दिया। युद्ध में प्राप्त उपनिवेशों की आड़ में ऑस्ट्रिया से युद्ध कर ऑस्ट्रिया को भी 1866 में उसने हरा दिया और अंत में सेडोवा के अंदर 1871 में उसने फ्रांस को भी पराजित कर दिया और इस प्रकार से अपने जो एकीकरण के जो दोनों प्रमुख दुश्मन थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस, दोनों को ही समाप्त कर दिया। अंत में सेडोवा में फ्रांस को 1871 में पराजित किया और इस प्रकार से 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में प्रशा की विजय हुई, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फिर फ्रांस से। और फिर उसके बाद में 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल के अंदर काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट और जर्मनी को एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 में वर्साय के शीश महल में काइजर विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित करते हुए जर्मन गणराज्य की घोषणा की गई, यानी 1871 में जर्मन का एकीकरण हो गया। अब हम इटली के बारे में देखते हैं।
19वीं सदी तक इटली 7 राज्यों में विभक्त था और उसके केवल एक ही राज्य सार्डिनिया पीडमांट के ऊपर इटली के एक शासक का अधिकार था, यानी उसका शासन था। 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमांट पर ही इतावली राजघराने का शासन था। अब स्थिति थी क्या? उत्तरी भाग पर हैब्सबर्गों का साम्राज्य था, उनका अधिकार था। मध्य के जो पैपल राज्य थे उन पर पोप का अधिकार था और दक्षिण भाग में और सिसिलियों के ऊपर ब्रूवो वंश का शासन था, जो कि स्पेन के थे। उत्तरी भाग पर हैब्सबर्गों का शासन था, मध्य भाग के पैपल राज्यों और रोम पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र की सिसिलियों पर स्पेन के बूर्बो राजाओं का शासन था। इस प्रकार से उत्तर, मध्य और दक्षिण तीनों ही राज्यों को विदेशी ताकतों ने अपने अधिकार में ले रखा था। अब प्रारंभ कहां से होता है इटली के एकीकरण का मामला? तो सबसे पहले 1830 के दशक में मैक्सनी ने इटली को एक एकीकृत गणराज्य के रूप में बनाने की कोशिश की और उसके लिए उसने 2 संगठन भी बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। 1830 के दशक में जुसेप्पे मैक्सनी ने इटली को एकीकृत इतावली गणराज्य बनाने के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया और फिर 1831 और 1848 के अंदर क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतियां की गई, लेकिन वो जो क्रांति थी वो असफल रही, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो दबा दी गई। 1831 और 1848 में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किए, लेकिन वो असफल रहे और अब जाकर के इटली के एकीकरण की सारी जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के जो शासक थे विक्टर एमैनुएल द्वितीय, उनके ऊपर आ गई और अंत में इटली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर एमैनुएल द्वितीय और उसके प्रमुख मंत्री कावूर पर आ गई। उस समय सार्डिनिया पीडमांट के जो प्रमुख मंत्री थे वो कावूर थे। कावूर बहुत ही कुटिल, चतुर और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने इस एकीकरण के जो आंदोलन है उसका नेतृत्व भी किया और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित कर दिया कि ये तो पूरे विश्व की समस्या है, ऐसे दिखाया उन्होंने। कावूर ने इटली के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। कावूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया और उसके बाद में उन्होंने अपने युद्ध प्रारंभ किए। 1859 में सबसे पहले कावूर ने फ्रांस के साथ एक संधि की जो फ्रांस सार्डिनिया पीडमांट संधि के नाम से जानी जाती है और उसने फ्रांस की मदद लेकर के ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित कर दिया और हैब्सबर्गों का जो उत्तर क्षेत्र के ऊपर अधिकार था, उत्तरी राज्यों पर जो अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया। 1859 में कावूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर और कूटनीतिक संधि की और जिससे वह ऑस्ट्रियाई बलों को हराकर उत्तरी भाग को हैब्सबर्गों से मुक्त कराने में सफल रहा। यह जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। वो उसके सेना के सेनापति थे और इस युद्ध में जो नियमित सेना थी उसके साथ साथ सशस्त्र स्वयं सेवकों ने भी भाग लिया था और इस प्रकार से गैरिबाल्डी ने इस युद्ध को जीता था। इस युद्ध में जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में नियमित सैनिकों के साथ भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने भाग लिया था। इसके बाद में 1860 के अंदर गैरिबाल्डी ने दक्षिण की तरफ अपने स्वयं सेवकों और सेना के साथ कूच किया। वहां उन्होंने किसानों की भी मदद ली और वहां के जो स्पेन के शासक बूर्बो राजा का जब वहां शासन था उनको हरा करके उनको वहां से खदेड़ दिया और दक्षिणी इटली पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में गैरिबाल्डी की सेना ने प्रवेश कर स्पेनी शासकों बूर्बो राजाओं को हटाने में सफल रहे। अब मध्य का इटली का भाग रह गया था, पैपल राज्य रह गए थे। वहां पर पोप का शासन था, रोम भी वहीं था और फ्रांस की सेनाएं उस पोप की सुरक्षा के लिए सदैव वहां रहती थी। 1867 में गैरिबाल्डी ने पैपल राज्यों की तरफ कूच किया, लेकिन वहां पर फ्रांस की सेनाओं और पैपल राज्य की सेनाओं के सामने वो टिक नहीं सके
1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। लेकिन वहां फ्रांसीसी सेना और पेपल सेना के सामने वो टिक नहीं सके, वापस आना पड़ा। लेकिन संयोग देखिए कि 1870 में अपना आप ही सारा काम हो गया। जब फ्रांस और प्रशा का आपस में युद्ध हुआ 1870 में, तो फ्रांस ने पेपल राज्यों से अपनी सेना को वापस बुला लिया और पेपल राज्यों से फ्रांस की सेना जाते ही और इटली का वहां पर शासन हो गया। और इस प्रकार से उत्तर, फिर दक्षिण और फिर मध्य, ये तीनों इटली एक हो गई और इटली का एकीकरण हो गया। अंततः जब 1870 में फ्रांस का प्रशा से युद्ध हुआ, तब फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए। तब पेपल राज्य इटली में सम्मिलित हुए और इस प्रकार से उत्तर, फिर दक्षिण और फिर मध्य राज्यों के स्वतंत्र होने पर इटली का एकीकरण संभव हो सका। इस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ। चौथा प्रश्न देखिए, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था? यानी राष्ट्र राज्य यूरोप में सब जगह पर बने, लेकिन ब्रिटेन का राष्ट्र राज्य का जो मामला था वो अलग कैसे था अन्य सबसे, इसके बारे में हमको देखना है कि यानी वो राष्ट्र राज्य कैसे बना। ब्रिटेन राष्ट्र राज्य बना, वो कोई एकदम से कोई उथल पुथल हुई हो या कोई क्रांति हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। और देखिए, ब्रितानी द्वीप समूह जो था वो वहां पर बहुत सारी नजातियां रहती थी, जैसे अंग्रेज हैं, वेल्स हैं, स्कॉट हैं, आयरिश हैं, ये बहुत सारी नजातियां वहां रहती थी और इन सब की अपनी अलग अलग संस्कृति थी और अलग अलग इनकी राजनीतिक परंपराएं थी। ब्रितानी द्वीप समूह में अनेक नजातियां जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश रहते थे। इन सब की अपनी अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के पास उसका अन्य उपनिवेश बन गए, उसके पास सत्ता आ गई, अधिकार आ गया, धन दौलत आ गई, तो उसने अपने द्वीप समूह के जो अन्य राज्य थे वहां पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जैसे जैसे अंग्रेजों की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वे द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। और इसी भी 1688 के अंदर अंग्रेजों ने संसद के द्वारा जो वहां का राजतंत्र था उससे सत्ता को छीन लिया और संसद को प्रमुख कर दिया। हालांकि इसमें बहुत टकराट और संघर्ष भी हुए, उसके बाद में ऐसा हुआ। 1688 में ब्रिटेन में संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली, जिसके लिए काफी टकराव और संघर्ष हुए। और फिर 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया और उस एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया और फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। इसके बाद 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा स्कॉटलैंड को भी ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया और फिर वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। और अब ब्रिटेन का स्कॉटलैंड पर आधिकारिक रूप से प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके बाद उनका स्कॉटलैंड पर आधिकारिक रूप से प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर 1801 के अंदर उन्होंने आयरलैंड को भी बलपूर्वक शामिल कर लिया और फिर वास्तव में वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो पूर्ण हो गया। 1801 में उन्होंने आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया और इस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। न इसमें कोई उथल पुथल हुई और ना कोई क्रांति हुई। इसमें यूरोपीय क्रांतिकारियों की तरह ना तो कोई उथल पुथल और ना ही कोई क्रांति हुई। यह तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यह तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। इस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन प्रदेश ये यूरोप के वो क्षेत्र थे जो जहां की अलग अलग
वहां पर विभिन्नताएं थीं, भौगोलिक रूप से भी विभिन्नताएं थीं, जातीय रूप से भी विभिन्नताएं थी और बहुत सारे बड़े बड़े राष्ट्र जो आज की तारीख में हैं वो इसके अंदर आते थे। तो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के कारण निम्न थे। एक तो भौगोलिक और जातीय विभिन्नताएं, यानी इन प्रदेशों में बाल्कन प्रदेश बहुत बड़ा इलाका था और आज के बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो उसके अंदर शामिल थे। इन सब की अलग अलग भौगोलिक स्थितियां थी और अलग अलग जातियों के लोग वहां पर थे। जैसे आप देखो कि रोमानिया है, बुल्गारिया है, यूनान है, मैसेडोनिया है, बहुत सारे राष्ट्र इसके अंदर शामिल थे और इसके बहुत बड़े वाले क्षेत्र के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। इसमें आज के राष्ट्र रोमानिया है, बुल्गारिया है, यूनान है, मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, मोंटेनिग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना, इतने सारे जो आज के राष्ट्र हैं वो सब मिलाकर के बाल्कन प्रदेश बनाते थे। और बाल्कन क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर ऑटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व था। यानी आप देखिए इतना बड़ा भूभाग था जिसमें भौगोलिक दृष्टि से भी ये अलग अलग था और जातीय दृष्टि से भी, क्योंकि इन सभी देशों के अंदर अलग अलग जातीय समूह रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। अब रूमानी राष्ट्रवाद का वहां पर प्रसार हुआ। जब बाल्कन क्षेत्र के अंदर रूमानी राष्ट्रवाद आया और जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका विघटन हुआ तो वहां पर स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गई। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने से और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। ऑटोमन साम्राज्य से पृथक होना। अब क्या हुआ कि जो ऑटोमन साम्राज्य था जब उसका विघटन हुआ और राष्ट्रवाद वहां बहुत ज्यादा फैल गया बाल्कन प्रदेश में, तो एक एक करके उसके चंगुल से जो राष्ट्र थे वो बाहर निकलते गए और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से, उसके कमजोर होने और राष्ट्रवाद के प्रसार से एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। ऑटोमन साम्राज्य के जो अधीन राष्ट्र थे वो राष्ट्र अब उसके चंगुल से निकलने लगे, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था विघटन के बाद में और पूरे बाल्कन क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का भी प्रसार हो गया था। बाल्कन राज्यों में एकता का अभाव, ये जो जैसे जैसे इन बाल्कन समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषित करना प्रारंभ किया तो टकराव की स्थिति बहुत बढ़ गई। यानी वो ये बताने लगे कि भाई हम इस प्रकार के थे पहले और हमारा राष्ट्र यहां तक है, वो ज्यादा इलाके को यानी दूसरे के इलाके को भी अपने इलाके में लेते थे, तो टकराव की स्थिति बनती चली गई। वैसे भी ये जो बाल्कन क्षेत्र के जो राज्य थे ये आपस में एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे की क्षेत्र को हथियाने की कोशिश में ही सदैव ये लगे रहते थे। जैसे जैसे बाल्कन समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, यह क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। अब देखिए बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा होने लग गई। बाल्कन क्षेत्र को देख करके जो यूरोपीय महाशक्तियां थी उन सब ने आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर दी। लेकिन जैसे जैसे बाल्कन क्षेत्र की समस्या आगे बढ़ी, इनकी प्रतिस्पर्धा खुल करके ही सामने आ गई, एकदम से खुले रूप में एक दूसरे के सामने ये आ गए। बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी और जैसे जैसे बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उनकी यह प्रतिस्पर्धा खुलकर ही सामने आ गई। रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य, ये सब की सब बाल्कन क्षेत्रों के अंदर अपनी विशेष रुचि रखने लगे और दूसरों की प्रभाव को कम करने और खुद का प्रभाव ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में हमेशा ये लगे रहते थे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन क्षेत्रों पर अन्य शक्तियों की पकड़ कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लग गई और इसका परिणाम यह हुआ कि बाल्कन क्षेत्र के अंदर कई युद्ध हुए और इन युद्धों की परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बच्चों, इसी के साथ हमने
प्रथम अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त कर दिए हैं और अब हम यही विराम लेते हैं और इसके बाद में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। धन्यवाद।